सायरन नाम की एक लड़की ने सपना देखा होता है जहां वो समुद्र में ऑलमोस्ट डूब जाती है। इस वजह से वो डर जाती है क्योंकि उसके सारे ड्रीम्स हमेशा ऐसे ही रहे हैं और इसी वजह से उसे पानी से हल्का सा डर लगने लगा है। स्कूल रेडी होने के बाद उसकी एडॉप्टेड मॉम टिफनी उसे स्कूल ड्रॉप करती है। स्कूल एंटर करते ही सायरन एक नए लड़के एडम को देखती है जिसे हेडन और उसकी फ्रेंड्स बुली कर रहे होते हैं। सायरन तुरंत इंटरफेयर करती है और कहती है कि वो प्रिंसिपल स्ट्रॉस को रिपोर्ट कर देगी क्योंकि हेडन एक नए स्टूडेंट को बुली कर रही है। सायरन कहती है हेडन सस्पेंड भी हो सकती है। हेडन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एडम सायरन की हेल्प के लिए थैंक्स बोलता है लेकिन सायरन कहती है कोई बात नहीं। सायरन पूछती है क्या हुआ था। एडम बताता है कि हेडन को उसकी कंडीशंस के बारे में पता चल गया। सायरन पूछती है कौन सी कंडीशंस। एडम बताता है कि उसे ब्रिटल बोन डिजीज है, उसकी हड्डियां बहुत फ्रेजाइल है। सायरन पूछती है क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। एडम कहता है कि हर दिन पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा। सायरन को उसके लिए बुरा लगता है। क्लासरूम में टीचर मिसेस हार्पर एडम को सब स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। सायरन की फ्रेंड क्रिस्टल उसकी क्रच देखकर पूछती है इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। हार्पर को ये क्वेश्चन पसंद नहीं आता और वो कहती है तुम्हें पूछना चाहिए था कि इसमें डिफरेंट क्या है। क्रिस्टल फिर वही पूछती है और एडम अपनी डिजीज के बारे में बताता है। क्रिस्टल कहती है ये तो बहुत बुरा है। हार्पर उसे रूड होने पर डांट देती है। तभी हेडन एडम पर पेपर फ्लो करती है और हार्पर उसे भी डांट देती है। हार्पर कहती है अब पढ़ाई का टाइम। जैसे ही वो बोर्ड की तरफ मुड़ती है क्रिस्टल सायरन को कहती है नए लड़के से फ्रेंडशिप करना सोशल सुसाइड है। सायरन कहती है शायद वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे लगता है वो एडम को पसंद करती है। क्रिस्टल शॉक हो जाती है। हार्पर मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ा रही होती है लेकिन सायरन का ध्यान टेबल पर रखी वाटर बोतल पर चला जाता है। वो नोटिस करती है बोतल के अंदर का पानी मूव कर रहा है। सडनली हार्पर उसे पूछती है कि वो कोई ऐसा एनिमल जानती है जो मेटामॉर्फोसिस से गुजरता हो। क्रिस्टल बोलती है मरमेड्स। हार्पर कहती है वो रियल नहीं होती। हार्पर और एग्जाम्पल्स देने लगती है लेकिन सायरन फिर बोतल की तरफ देखने लगती है। शॉकिंगली पानी दोबारा मूव करता है। सायरन रियलाइज करती है पानी को वो खुद कंट्रोल कर रही है। वो फ्रीक आउट हो जाती है। सब उसकी तरफ देखते हैं। सायरन कहती है उसे बाथरूम जाना है। हार्पर उसे परमिशन दे देती है और सायरन स्कूल से भाग जाती है। स्ट्रॉस उसे भागते हुए देखकर रोकने की कोशिश करती है लेकिन सायरन नहीं रुकती। घर पहुंचने पर टिफनी पूछती है वो स्कूल में क्यों नहीं है। सायरन झूठ बोलती है कि स्कूल कैंसिल हो गया है। टिफनी कंफ्यूज हो जाती है लेकिन सायरन सीधा रूम में चली जाती है। सायरन एक ग्लास कप में पानी मूव करने की कोशिश करती है ताकि कंफर्म कर सके कि उसके पास सच में पावर्स हैं। टिफनी उसका नाम बुलाती है लेकिन सायरन कहती है उसे अकेला छोड़ दो। जैसे ही सायरन दोबारा कंसंट्रेट करती है क्रिस्टल रूम में आ जाती है और पूछती है ये क्या हुआ है। वो कहती है सायरन ने कभी रूल्स ब्रेक नहीं किए और अब स्कूल बंक कर दिया। सायरन क्रिस्टल को घर जाने को कहती है लेकिन क्रिस्टल मना कर देती है क्योंकि सायरन अजीब बिहेव कर रही होती है। सायरन क्रिस्टल को बैठने और देखने को कहती है। वो पानी को मूव करने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस्टल कुछ समझ नहीं पाती। सायरन बिना टच किए पानी मूव कर देती है और कप को जमीन पर गिरा देती है। उसी वक्त टिफनी रूम में एंटर करती है और क्रिस्टल वो मोमेंट मिस कर देती है। टिफनी उन्हें मिनी सैंडविच देती है और क्रिस्टल कहती है यू आर द बेस्ट। टिफनी फ्लोर पर गिरा पानी और कप देखकर सायरन को डांट देती है। सायरन कहती है रूम से बाहर जाओ। क्रिस्टल पूछती है क्या सायरन बीच चलना चाहेगी। सायरन मान जाती है और दोनों घर से निकल जाते हैं। बाहर आकर क्रिस्टल पूछती है कि क्या टिफनी ने कभी उसे किसी अनयूजुअल चीज के बारे में बात की है। सायरन कहती है टिफनी तो हर तरह की बातें करती रहती है। क्रिस्टल स्पेसिफिकली पूछती है क्या उसने उसके बर्थडे या बॉडी के बारे में कुछ बोला। सायरन कहती है टिफनी ने बस पौधों को ठीक तरह से पानी देने का लेक्चर दिया। मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्रिस्टल कहती है वो उस बारे में नहीं बोल रही। क्रिस्टल पूछती है क्या टिफनी ने उसके नेक्स्ट वीक वाले बर्थडे और बॉडी चेंज के बारे में कुछ बताया। सायरन कंफ्यूज हो जाती है। क्रिस्टल कहती है रहने दो। सडनली सायरन नोटिस करती है लोग उन्हें देख रहे हैं। क्रिस्टल कहती है किसी शांत जगह पर चलते हैं। बीच पहुंचने से पहले दोनों बैठ जाती हैं। क्रिस्टल कहती है उसने सायरन के लिए अर्ली बर्थडे गिफ्ट लिया है। गिफ्ट खोलने पर एक स्पेशल नेकलेस निकलता है। सायरन उसे थैंक्स बोलती है। क्रिस्टल कहती है प्रॉमिस करो तुम इससे पहनोगी। सायरन प्रॉमिस करती है। जैसे ही क्रिस्टल नेकलेस पहनती है वो ग्लो करने लगता है। इसके बाद जब सायरन घर वापस आती है टिफनी उसे उसकी रियल मॉम एमरल्ड की पिक्चर्स दिखाती है। सायरन पूछती है उसकी रियल मॉम कैसी थी। टिफनी कहती है बहुत ब्यूटीफुल और काइंड थी। सायरन पूछती है अगर उसकी रियल मॉम जिंदा होती तो क्या वो उससे प्यार करती। टिफनी कहती है बिल्कुल करती। टिफनी कहती है एमरल्ड अपने तरीके से सायरन को प्रोटेक्ट करती है। सायरन पूछती है क्या उसका डैड अभी भी कहीं हो सकता है। टिफनी कहती है उसे नहीं पता। टिफनी ये भी कहती है अगर उसके डैड आसपास होते तो एमरल्ड कभी सायरन को उसके पास ना छोड़ती। इसके बाद टिफनी रूम से चली जाती है और सायरन देखती है एडम उसकी विंडो पर छोटे स्टोन्स फेंक
रहा है। सायरन पूछती है उसे क्या चाहिए। एडम कहता है वो पूछने आया है कि क्या सायरन उसके साथ वॉक पर चलना चाहेगी। सायरन हाँ बोल देती है और नीचे उससे मिलने चली जाती है। जैसे ही वो रूम से निकल जाती है, वॉक करते वक्त नेकलेस फिर से ग्लो करता है, लेकिन सायरन नोटिस नहीं करती। चलते वक्त सायरन पूछती है क्या एडम उसकी कंडीशंस की वजह से थोड़ी देर बैठना चाहेगा। एडम कहता है उसे स्पेशल केस की तरह ट्रीट करना बंद करो। सायरन पूछती है वो इस टाउन में क्यों शिफ्ट हुआ। एडम कहता है उसके डैड उसकी डिजीज का क्योर ढूंढ रहा है। एडम कहता है ये सब एम्बैरेसिंग है और अगर उसके डैड ने मूव ऑन करने से पहले उसे पूछा होता तो वो मना कर देता। वो कहता है उसे बर्डन बनना पसंद नहीं। सायरन कहती है बुरा फील मत करो, सारे किड्स अपने पेरेंट्स के लिए बर्डन होते हैं। एडम कहता है उसके डैड थोड़ा ज्यादा इंटेंस है। एडम कहता है उसके डैड को पूरा यकीन है कि इस टाउन में क्योर मिल जाएगा। वो ये भी बताता है कि क्योर ढूंढने की ऑब्सेशन की वजह से उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई। सायरन को उसके लिए बुरा लगता है और एडम उसे घर तक छोड़ता है। अगले दिन क्रिस्टल सायरन को पहने देखकर खुश होती है। तभी एडम आता है और पिछले दिन वॉक के लिए सायरन को थैंक्स बोलता है। सायरन कहता है कोई बात नहीं। एडम नेकलेस की तारीफ करता है। सायरन थैंक्स बोलती है और एडम कहता है बाद में मिलता हूँ। जैसे ही एडम जाता है, सायरन का नेकलेस फिर ग्लो करता है और क्रिस्टल देख लेती है। क्रिस्टल सायरन को एडम से दूर रहने को कहती है। सायरन कंफ्यूज होकर पूछती है क्या क्रिस्टल उसे पसंद करती है। क्रिस्टल झूठ बोलती है कि हाँ और इंसिस्ट करती है कि सायरन एडम से बात करना बंद करे। इसके बाद उस दिन क्रिस्टल और उसकी मॉम क्वीन टिफनी के घर आते हैं। क्वीन टिफनी से कहती है कि अब वक्त आ गया है सायरन को सच बताने का। क्वीन कहती है इतना लेट नहीं करना चाहिए था। टिफनी कहती है उसके लिए इजी नहीं है क्योंकि वो क्वीन और क्रिस्टल जैसी नहीं है। क्वीन कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, एमरल्ड ने किसी रीजन से सायरन को टिफनी के पास छोड़ा था। वो कहती है टिफनी को अब सच बताना ही पड़ेगा। तभी सायरन रूम में आती है और पूछती है क्या हो रहा है। टिफनी कहती है डिनर पर उसे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। डिनर टेबल पर बैठने के बाद टिफनी डर जाती है और क्वीन को सच बताने को कहती है। क्वीन शॉक हो जाती है और रेडी नहीं लगती। वो क्रिस्टल को बोलती है सायरन को सच बताए। क्रिस्टल पूछती है कि सायरन को याद है क्वीन हर 3 मंथ जमीन और पानी के बीच ऑल्टरनेट करती है। सायरन कहती है उसे लगा वो क्वीन के काम की वजह से है। टिफनी कहती है कि सारी हाफ ब्रीड मरमेड्स को हर 3 महीने ओशन में वापस जाना पड़ता है। सायरन को लगता है वो मजाक कर रहे हैं। क्वीन कहती है वो खुद एक मरमेड है एंड शी वांटेड मी टू कीप ऑल ऑफ दिस सीक्रेट। सायरन शॉक हो जाती है और रियलाइज करती है वो मजाक नहीं कर रहे। टिफनी कहती है एमरल्ड ने उसे प्रॉमिस करवाया था कि वो सायरन को प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेट छुपाए रखे। वो बताती है सायरन अपने 12वें बर्थडे पर फुल्ली मरमेड बन जाएगी। सायरन कहती है अब उसकी वाटर कंट्रोलिंग पावर्स समझ आ रही हैं। क्वीन और टिफनी कंफ्यूज हो जाती है। सायरन उन्हें पावर्स दिखाती है। सो राइट। क्वीन, टिफनी और क्रिस्टल टेंशन में आ जाती है। सायरन पूछती है क्या हुआ। क्वीन कहती है सायरन की पावर्स अनयूजुअल है और शायद उसके ब्लड में हीलिंग पावर्स है। क्वीन कहती है उन्हें टाउन की दूसरी मरमेड्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सायरन पूछती है हीलिंग पावर्स प्रॉब्लम क्यों है। टिफनी कहती है ऐसे ब्लड की वजह से हंटर्स उसके पीछे पड़ सकते हैं। सायरन शॉक हो जाती है और गुस्से में रूम छोड़ के चली जाती है। क्वीन टिफनी से कहती है अभी सायरन को अकेला छोड़ दो क्योंकि उसे सब प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। दूसरी तरफ सायरन नहा रही होती है, तब वो देखती है उसकी लेग्स फिन्स में बदल रही है। वो शॉक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। टिफनी जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ देर बाद सायरन उठती है और देखती है उसकी लेग्स नॉर्मल है। क्वीन और क्रिस्टल उसे काम डाउन करने को कहते हैं। सायरन पूछती है उसकी मॉम कहाँ है। क्वीन कहती है टिफनी घर से कुछ लेने गई है। सायरन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। क्वीन कहती है ये सब मरमेड्स के साथ होता है। सायरन पूछती है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रोका जा सकता है। क्वीन कहती है इसे रोकना नहीं जा सकता। क्रिस्टल कहती है ये एक्चुअली कूल है। सायरन पूछती है क्या उसकी रियल मॉम जिंदा है। क्वीन कहती है हाँ, वो ओशन के नीचे रहती है। क्वीन बताती है एमरल्ड एक प्योर ब्लड मरमेड है जो कभी भी वाटर और लैंड के बीच आ सकती है। सायरन पूछती है अगर ऐसा है तो एमरल्ड उसे लेने क्यों नहीं आई। क्वीन कहती है बात इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि एमरल्ड मरमेड्स की लीडर है। क्वीन कहती है टिफनी का काम सायरन को प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो सब कुछ नहीं बता सकती है। सायरन गुस्से में कहती है टिफनी ने उसे झूठ बोला। क्वीन और क्रिस्टल उसे आवाज नीचे रखने को कहते हैं। तभी एक नर्स रूम में आती है और सायरन, क्वीन और क्रिस्टल को बाहर भेज देती है। नर्स पानी लेने जाती है और सायरन हॉस्पिटल से छुप के निकल जाती है। एडम बोलता है कि उसके डैड ने उसे मरमेड्स के बारे में बहुत स्टोरीज बताई हैं, लेकिन उनमें से ज्यादा तक डार्क और डेंजरस थी। सायरन अपनी सिचुएशन को लेकर टेंशन में आ जाती है और एडम बोलता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो सायरन को अपने डैड के स्टोरेज कंटेनर में ले जाता है जहाँ मरमेड्स से जुड़ी बहुत सारी चीजें रखी होती है। सायरन पूछती है कि क्या गैरी इस टाउन में स्पेशली मरमेड्स के पास आने के लिए शिफ्ट हुआ है और एडम बोलता है शायद हाँ। एडम उसे मरमेड्स वाली एक बुक और वेलिंग स्टिक की रेप्लिका भी दिखाता
जाता है। उसी रात सायरन घर लौटती है और टिफनी बोलती है कि वो उसके लिए बहुत चिंतित थी। सायरन हॉस्पिटल से भागने के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे ओशन में जाने से डर लगता है। वो कहती है काश टिफनी भी उसके साथ आ पाती। टिफनी बोलती है वो मरमेड नहीं है इसलिए नहीं आ सकती, लेकिन सब ठीक होगा। टिफनी उसे एक एरिएटर दिखाती है जो बताती है कि जब उसके गिल्स निकालने लगेंगे तब उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। सायरन को यकीन नहीं होता कि उसके गिल्स आएंगे। फिर वो टिफनी से पूछती है क्या उसने कभी वेलिंग स्टिक के बारे में सुना है। टिफनी शॉक हो जाती है और पूछती है सायरन ने उसके बारे में कहाँ सुना। सायरन एडम और उसके डैड के बारे में बताती है। टिफनी और भी ज्यादा टेंशन हो जाती है और पूछती है कि क्या गैरी और एडम के साथ और भी लोग आए हैं। सायरन को समझ नहीं आता उसकी मॉम इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही है, लेकिन टिफनी उसे एडम से दूर रहने को कहती है। उसी रात सायरन एक सपना देखती है जहां एमरल्ड और दूसरी मरमेड्स ओशन में तैर रही होती हैं। अगली सुबह वो टिफनी और क्वीन को नीचे बात करते हुए सुनती है। वो हंटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। टिफनी बताती है कि मरमेड्स के अलावा सिर्फ हंटर्स ही वेलिंग स्टिक के बारे में जानते हैं। सायरन बोलती है शायद एडम और उसके डैड बस कलेक्टर्स होंगे, लेकिन टिफनी उसकी बात नहीं मानती। सायरन पूछती है वो लोग किसी को इन्फॉर्म करने वाले हैं। टिफनी बोलती है कि वो लोग बाकी मरमेड्स को बताएंगे। सायरन एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है क्या वो उसे मिल सकती है। टिफनी बोलती है कि वो आज रात मीटिंग में उससे मिल सकती है। स्कूल के लिए रेडी होते वक्त सायरन देखती है कि उसके गिल्स ऑलमोस्ट बन चुके हैं। एरिएटर पहनने की जगह वो स्कार्फ पहन लेती है ताकि गिल्स छुप सके। स्कूल में एडम उसे प्राइवेट में बात करने के लिए बुलाता है। एडम बोलता है कि उसके डैड ने उसे और मरमेड स्टोरीज बताई हैं और उनके अकॉर्डिंग प्योर ब्लड मरमेड्स उसकी डिजीज क्योर बन सकती हैं। वो बताता है कि गैरी की रिसर्च के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त हाफ ब्रीड मरमेड का ब्लड भी क्योर दे सकता है। सायरन डर जाती है और एडम बोलता है कि उसे लगता है उसके डैड सायरन का शिकार कर रहा है, बस अभी उससे सायरन की आइडेंटिटी नहीं पता। सायरन एडम को कहती है कि वो गैरी को कुछ न बताए। एडम प्रॉमिस करता है कि वो नहीं बताएगा। वो बोलता है शायद वो अपने डैड को हर्ट करने से रोक सके, लेकिन सायरन अनश्योर लगती है। सायरन फिर एडम को अपनी पावर्स से क्योर करने की ऑफर देती है, लेकिन अपनी कंडीशंस पर। अचानक उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो गिर जाती है। क्रिस्टल समझ जाती है कि सायरन अपना एरिएटर नहीं लाई। सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो फायर अलार्म बजा देती है। एडम पूछता है क्या हुआ, लेकिन क्रिस्टल कुछ नहीं बताती। तभी प्रिंसिपल स्ट्रॉस आती है और क्रिस्टल को सायरन को ऑफिस ले जाने के लिए बोलती है। स्ट्रॉस सायरन को एरिएटर देती है और उसकी ब्रीडिंग नॉर्मल हो जाती है। सायरन पूछती है क्या स्ट्रॉस को पता है उसके साथ क्या हो रहा है। स्ट्रॉस बताता है कि वो भी एक मरमेड है। इसके बाद स्ट्रॉस उन दोनों को बाहर ले जाती है और क्रिस्टल को सायरन को रिवर रूम ले जाने को बोलती है। सायरन कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन क्रिस्टल बोलती है टेंशन मत लो, इसका पानी से रिलेशन नहीं है। कुछ देर बाद वो एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पहुंचते हैं जहां टिफनी और टाउन की दूसरी मरमेड्स होती हैं, इंक्लूडिंग हार्पर। सब सायरन को वार्मली वेलकम करते हैं और उसे ट्रांसफॉर्मेशन से डरने को मना करते हैं। स्ट्रॉस सबको बताती है कि सायरन कुछ ही दिनों में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो बोलती है कि आज रात स्ट्रॉस के घर रुकेगी और कल उसे एक सेफ हाउस ले जाया जाएगा। वहाँ सायरन अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करेगी और फिर ओशन में भेज दी जाएगी। टिफनी इमोशनल होकर सायरन को ऑफिशियली मरमेड फैमिली का पार्ट बताती है। क्या हो रहा है, सायरन पूछती है। क्रिस्टल स्माइल करके बोलती है वो तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एडम नोटिस करता है कि उसके डैड ने स्टोरेज कंटेनर से सारी चीजें हटा दी हैं। वो एक जगह जाता है जहां गैरी और उसकी टीम मरमेड को ढूंढने का काम कर रहे होते हैं। गैरी एक्साइटेड होकर बोलता है कि अब वो जल्दी ही एडम को क्योर देगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि टाउन में एक मरमेड ट्रांसफॉर्मेशन के करीब है। एडम को लगता है कि उसके डैड गलत कर रहा है, लेकिन गैरी बोलता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। थोड़ी देर बाद ब्रॉडी आकर बताता है कि उनके आदमियों ने डिसैलिनेशन प्लांट पर कुछ औरतों को देखा है। गैरी समझ जाता है कि वो मरमेड्स हो सकती हैं और बोलता है कि उन्हें जल्दी एक्शन लेना होगा। एडम अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उस मरमेड को जानता है जो ट्रांसफॉर्म होने वाली है। वो बोलता है सायरन उनकी हेल्प करने के लिए रेडी है। गैरी पूछता है वो कौन है। एडम कहता है वो नाम तभी बताएगा जब गैरी प्रॉमिस करेगा कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। गैरी मना कर देता है क्योंकि उसे एडम को क्योर करने के लिए मरमेड का ब्लड चाहिए होता है। जब एडम नाम बताता है गैरी समझ जाता है कि वो सायरन है। फिर वो ब्रॉडी को ऑर्डर देता है कि आज रात सायरन को उसके घर से पकड़ लिया जाए। इधर सायरन घर पहुंचती है और टिफनी उसकी मुलाकात दो गार्ड्स एम्बर और बेटी से करवाती है। दोनों रात भर घर की सिक्योरिटी करने वाली होती हैं। सायरन पूछती है उनके हाथ में क्या है। एम्बर बताती है कि वो एक स्पेशल स्टिक है जो 6 फीट का फोर्स फील्ड बना सकती है। सायरन इम्प्रेस हो जाती है और गार्ड्स बाहर वॉच पर चले जाते हैं। टिफनी सायरन से पूछती है वो कैसा फील कर रही है। सायरन बोलती है
उसे बस इस बात का डर है कि ओशन में जाते वक्त वो अपनी कोई चीज साथ नहीं ले जा पाएगी। टिफनी उसे कंफर्ट करते हुए बोलती है कि जब वो 3 साल बाद वापस आएगी तब उसकी सारी चीजें उसका वेट करेंगी। उसी रात गैरी के आदमी एम्बर और ब्रैडी को ट्रैंकुलाइजर डार्ट से बेहोश कर देते हैं। फिर वो सायरन को पकड़ने घर के अंदर घुस जाते हैं। टिफनी सिचुएशन समझ जाती है और सायरन को जगाकर उसके साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रॉडी टिफनी को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो सायरन को पकड़ पाता, एडम सायरन को भागने में हेल्प करता है। घर से दूर जाने के बाद सायरन टेंशन में होती है कि गैरी के लोग उसकी मॉम को हर्ट करेंगे। एडम बोलता है वो टिफनी को सिर्फ लेवरेज के लिए यूज करेंगे। वो कहता है सायरन की ट्रांसफॉर्म होने के बाद टिफनी सेफ हो जाएगी, क्योंकि गैरी को सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त सायरन का ब्लड चाहिए। सायरन सजेस्ट करती है कि वो रिवर रूम चले जाएं और देखें क्या दूसरी मरमेड्स वहाँ है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं गैरी के आदमियों से गिरी हुई है। एडम एक आदमी को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि सायरन वहाँ से भाग सके। सायरन जंगल में एक सेफ जगह ढूंढकर रात गुजारती है। अगली सुबह वो सेफ हाउस पहुँचती है जहाँ हार्पर और क्रिस्टल उसका वेट कर रहे होते हैं। सायरन बोलती है कि उन्हें टिफनी को बचाना होगा। हार्पर उसे समझती है कि गैरी के लोग टिफनी हर्ट नहीं करेंगे। सायरन सेफ हाउस के बारे में पूछती है। हार्पर बताती है कि यहाँ यही ज्यादातर मरमेड्स अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करती हैं। वो कहती है पानी में जाते ही सायरन की टेल सिर्फ 30 मिनट में पूरी तरह बन जाएगी। दूसरी तरफ स्ट्रॉस कुछ मरमेड्स के साथ गैरी और ब्रॉडी के पास जाती है और टिफनी को रिलीज करने को कहती है। ब्रॉडी मजाक उड़ाते हुए बोलता है देखो टिडी क्या ले आई। ब्रॉडी बताता है कि उसे मरमेड्स के बारे में बहुत नॉलेज है। स्ट्रॉस बोलती है कि अगर कोई सायरन को एडम के क्योर के लिए ब्लड देने के लिए मना कर सकता है तो वो टिफनी है। ब्रॉडी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैरी एग्री कर लेता है। वो टिफनी को छोड़ने के बदले स्ट्रॉस को होस्टेज बना लेता है। गैरी चेतावनी देती है अगर टिफनी 4 घंटे में सायरन को लेकर वापस नहीं आई तो वो स्ट्रॉस को मार देगा। टिफनी डर जाती है और एम्बर से पूछती है क्या सायरन सेफ है। एम्बर उसे एश्योर करती है कि सायरन बिल्कुल सेफ है। टिफनी फिर घर की तरफ निकल जाती है। ब्रॉडी लगातार उसे घूरता रहता है, लेकिन गैरी उसे टिफनी को अकेला छोड़ने को बोलता है। ब्रॉडी मना कर देता है और सीक्रेटली टिफनी का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है टिफनी उसे सायरन तक ले जाएगी। अगले दिन क्रिस्टल सायरन को बर्थडे केक और एक गिफ्ट देती है। सायरन उसका थैंक्स करती है और इमोशनल होकर बोलती है कि ओशन में जाने के बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस करेगी। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल और हार्पर पूल के अंदर सायरन का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं। धीरे धीरे सायरन की मरमेड टेल पूरी तरह डेवलप हो जाती है। सायरन खुद भी एक्साइटेड हो जाती है और हार्पर और क्रिस्टल उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि सायरन को ओशन तक ले जाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ टिफनी सेफ हाउस पहुंचती है, लेकिन ब्रॉडी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है। जब टिफनी घर के अंदर जाती है तो वहां कोई नहीं होता। ब्रॉडी उससे पूछता है सब लोग कहाँ हैं। टिफनी झूठ बोलती है कि उसका सेकंड हाउस है। ब्रॉडी समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है और तुरंत गैरी बाकी लोगों को बुला लेता है। गैरी को समझ आ जाता है कि सायरन ऑलरेडी ओशन की तरफ जा चुकी है। सब लोग बीच की तरफ भागते हैं। एम्बर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी के आदमी टिफनी को हर्ट करने की धमकी देते हैं। टिफनी मजबूर होकर रास्ता छोड़ देती है। बीच पर क्वीन भी हार्पर और क्रिस्टल के साथ आ जाती है। वो सायरन को समुद्र में छोड़ देते हैं। सायरन पानी में तैरते हुए दूर चली जाती है। तभी गैरी और उसके आदमी बीच पर पहुंचते हैं और सायरन को जा चुका देखकर गुस्से में आ जाते हैं। ब्रॉडी क्रिस्टल को पकड़ लेता है और बोलता है कि वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन का वेट करेगा ताकि अपनी रिसर्च प्रूव कर सके। क्वीन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पकड़कर रोक दिया जाता है। तभी एडम बीच पर आ जाता है और अपने डैड से पूछता है कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं। गैरी उसे घर जाने को बोलता है, लेकिन एडम कहता है मरमेड्स को थ्रेटन करना और उन्हें मारने की कोशिश करना गलत है। गैरी अपने आदमियों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। ब्रॉडी इस बात से डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जैसे ही गैरी और दूसरे लोग वापस जाने लगते हैं, ब्रॉडी अचानक वेलिंग स्टिक का शार्प एंड क्रिस्टल की तरफ फेंक देता है। एडम क्रिस्टल को बचाने के लिए बीच में आ जाती है। वो जोर से गिरता है और उसकी फ्रेजाइल बोन्स टूट जाती है और उसकी नाजुक हड्डियां टूट जाती हैं। इंजरी इतनी डेंजरस होती है कि एडम की डेथ हो जाती है। गैरी शॉक में जम जाता है, लेकिन ब्रॉडी अपनी गलती मानने से मना कर देता है। टिफनी वेलिंग स्टिक उठा लेती है और दूसरे एंड को उसे यूज कर एमरल्ड को बुलाती है। इसी वक्त सायरन और एमरल्ड अंडर वाटर मिल चुके होते हैं। समुद्र के अंदर एक ब्राइट लाइट चमकती है। जब ब्रॉडी भी क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, एमरल्ड पानी से बाहर आती है और ब्रॉडी को रुकने का वार्निंग देती है। फिर वो गैरी को कंसोल करती है और कहती है कि वो टेंशन ना ले। तभी सायरन पानी से बाहर निकलती है और सीधा एडम के पास दौड़ती है। वो एडम पर हाथ रखती है और गाना शुरू करती है। बाकी मरमेड्स भी उसके साथ गाना ज्वाइन कर लेती है। कुछ ही सेकंड्स बाद एडम दोबारा जिंदा हो जाता है। गैरी यकीन नहीं कर पाता। एडम बोलता है कि अब उसकी बोन्स में पेन नहीं हो रहा। एडम सायरन को देखकर पूछता है क्या वो ऑलरेडी
ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। सायरन स्माइल करके बोलती है वो प्योर ब्लड मरमेड निकली है जो कभी भी लैंड और ओशन के बीच जा सकती है। क्रिस्टल एक्साइटेड होकर पूछती है क्या इसका मतलब सायरन अब यहीं रुकेगी। सायरन बोलती है कि वो कुछ टाइम के लिए एमरल्ड के साथ ओशन जाएगी ताकि अपने स्पेशीज और अपनी पावर्स के बारे में और सीख सके। इसके बाद सायरन टिफनी को हग करती है और बोलती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी, लेकिन तभी ब्रॉडी फिर बीच में आ जाता है और कहता है कि उसे अपनी पूरी जिंदगी मरमेड्स की रिसर्च में लगा दी है। वो बोलता है कि बिना अपना करियर आगे बढ़ाए वो यहाँ से नहीं जाएगा। एमरल्ड गुस्से में एक बड़ी वेव उठाकर उसे थ्रेटन करती है। ब्रॉडी हंसते हुए बोलता है कि वो कुछ नहीं कर सकती वरना बाकी सब लोग भी मर जाएंगे। तभी सायरन आगे बढ़कर बोलती है कि ब्रॉडी एक बात भूल रहा है। ब्रॉडी पूछता है क्या। सायरन उसे याद दिलाती कि इंसान का बॉडी भी पानी से बना होता है। अगले ही पल सायरन अपनी पावर्स उसे यूज करती है और ब्रॉडी के बॉडी का सारा पानी खींच लेती है। ब्रॉडी वहीं तड़प कर मर जाता है। क्रिस्टल इम्प्रेस्ड होकर बोलती है कि सायरन को उसे भी ये पावर्स सिखानी पड़ेगी। सायरन बस हल्का सा स्माइल कर देती है। सायरन फिर टिफनी को बोलती है कि अब उसे जाना होगा। टिफनी इमोशनल होकर कहती है कि वो उसके लौटने का वेट करेगी। इसके बाद सायरन और एमरल्ड ओशन की तरफ तैरते हुए चले जाते हैं। टिफनी, गैरी, एडम और बाकी सब लोग बीच से वापस चले जाते हैं। स्टोरी के एंड में दिखाया जाता है कि जब सायरन को पता चला कि वो मरमेड है तब वो गैरी नाम के आदमी का टारगेट बन गई। गैरी सायरन के ब्लड का यूज करके अपने बेटे एडम की डिजीज क्योर करना चाहता था, लेकिन एडम अपने डैड के एक्शंस को सपोर्ट नहीं करता था, इसलिए उसने सायरन को भागने और सेफली ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प की। आखिर में एडम दूसरी मरमेड को बचाते हुए खुद मर गया। गैरी कम्प्लीटली टूट गया। तब सायरन ने अपनी हीलिंग पावर्स यूज करके एडम को दोबारा जिंदा कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर तुम किसी के साथ काइंडनेस दिखाते हो तो एक दिन वो काइंडनेस किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास जरूर लौट कर आएगी। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।